जीवित करेगा। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। Down the ground, has that gone the distance? कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? भीमराव अंबेडकर से बाबा साहब अंबेडकर के बीच भारतीय गणतंत्र की आत्मा की एक अविश्वसनीय गौरव गाथा है। दलित चेतना के शिखर पुरुष, अभावों और बेबसी से निकला एक ऐसा नायक जिसने साबित किया कि कुछ कर डालने की जिद के सामने परिस्थितियां पनाह मांगती हैं। 15 साल की उम्र में शादी हो गई। 9 साल की पत्नी के साथ दाम्पत्य यात्रा शुरू करने वाले अंबेडकर ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया। हिंदुत्व की पोंगापंथी से नाराज निराश बाबा अंबेडकर ने जीवन के अंतिम दिनों में जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो कर्मकांड का संसार स्तब्ध रह गया। आजादी की लड़ाई से आधुनिक भारत की यात्रा का राजनैतिक यात्री, समाजवादी व्यवस्था में आस्था रखने वाले वैज्ञानिक सोच के राजनेता थे जवाहरलाल नेहरू। कल कारखानों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था तो खलिहानों से चलने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के पैरोकारों को ताज्जुब हुआ था। लेकिन विकास का पहिया जब आगे घूमा तो सबको स्वीकार करना पड़ा। भारत की चौहद्दी के सरदार, राजनीति में लोहे की तरह सख्त 565 देसी रियासतों के जागीरदारों को भारतीय गणतंत्र के सामने आत्मसमर्पण करने को मजबूर करने की बारी आई तो नेहरू को सरदार के अलावा कोई और न सूझा। भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व का करिश्मा न होता तो देश राजाओं की सत्ता से कभी पूरी तरह मुक्त न हो पाता। ऐसा गृह मंत्री दोबारा कभी नहीं मिला। ठान लिया सो ठान लिया। इंदिरा गांधी ने इस धारणा को सबसे पहले ध्वस्त किया कि महिलाओं की तरक्की की कोई सीमा होती है। राजनीति पिता से विरासत में मिली जरूर थी, लेकिन उन्होंने इसके कायदे खुद गढ़े। 2 बार पाकिस्तान पर जीत उन्हीं की इच्छा शक्ति का कमाल था। उनके खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक खून एक भारत को जीवित करेगा। कभी उनके लिए इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे गढ़े गए, लेकिन बेटे संजय गांधी के मोह ने उन्हें लोकप्रिय से निरंकुश बना दिया था। देश पर आपातकाल थोपने की उनके जिद ने भारत में बाकी दलों के लिए भी सत्ता के द्वार खोले। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक, आजाद भारत में लोकतांत्रिक प्रतिरोध की सबसे शक्तिशाली आवाज, इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार के खिलाफ लोकतंत्र का बिगुल फूंका तो गुजरात से बिहार तक की जेलें नौजवानों से ठसाठस भर गई। साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो। इसी का नतीजा था कि आपातकाल के बाद भारत को पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देने वाले लालू, नीतीश, मुलायम और शरद यादव जैसे दर्जनों नेताओं ने जेपी की संपूर्ण क्रांति की पाठशाला में ही राजनीति की दीक्षा ली थी। देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जिद्दी और कट्टर गांधीवादी, पहले नेहरू और फिर इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री। नेहरू के उत्तराधिकारियों में कभी सबसे ऊपर हुआ करते थे, लेकिन दबंग होना उनकी राजनीतिक तरक्की के आड़े आ गया। इंदिरा जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो मोरारजी ने ही उन्हें सत्ता को साधना सिखाया, लेकिन 1969 में कांग्रेस से मोह भंग। जेपी आंदोलन की बदौलत प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जेपी से दूरी बना ली। यहाँ तक कि जेपी के समर्थकों को दिल्ली में मोरारजी सरकार के खिलाफ ध्यानाकर्षण सत्याग्रह करना पड़ा।
राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये नारा कभी वीपी सिंह की पहचान बन गया था। उनके करिश्मे ने दुनिया की सबसे बड़ी बहुमत वाली राजीव गांधी की सरकार की वापसी का रास्ता रोक दिया था। जो ताकत है, जो लोगों में बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान ईसाइयों को बांटना चाहती है, पिछड़ों को आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिशों को बंद बक्से से बाहर निकालकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देश का राजनीतिक समीकरण बदल डाला। वो रातों रात सामाजिक न्याय के नायक बन गए थे। ये अलग बात है कि इसके राजनीतिक नतीजों को समझने में नाकाम रहे। आडवाणी के राम रथ ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन पिछड़ों की नुमाइंदगी की गारंटी का दुस्साहस उन्हीं के बूते की बात थी। मौन रहकर मंजिल को साधने का हुनर जैसा नरसिम्हा राव को आता था, वैसा आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं आया। इसी हुनर ने उन्हें नेहरू गांधी परिवार का कांग्रेसी न होने के बावजूद पूरे 5 साल की सत्ता बख्शी। तरक्की में खुली अर्थव्यवस्था के खेल को नरसिम्हा राव से पहले किसी ने नहीं समझा। यूं तो मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीतियों का श्रेय दिया जाता है, लेकिन इसके असल शिल्पकार नरसिम्हा राव ही थे। भारत के बाजार को उन्होंने दुनिया के लिए खोला तो तकदीर की तस्वीर रातों रात चमचमा उठी थी। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने की वजह से पहली बार वाजपेयी को भारतीय राजनीति में बड़ी चर्चा मिली थी। हथियारों से मुक्त किया जा सके। गलत पार्टी में सही आदमी के नाम से मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी ने 18 दलों की सरकार बनाई और चलाई। इंदिरा गांधी के बाद पहली बार परमाणु परीक्षण करने का साहस दिखाया। अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकने से इनकार करके वाजपेयी ने भारतीय सैन्य शक्ति को नया आत्मविश्वास दिया। हवाई जहाज के पायलट से राजनीति की उड़ान। मां इंदिरा गांधी की हत्या ने राजीव को दुनिया की सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार का मुखिया बनाया। मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर भारत में कंप्यूटर कथा के सूत्रधार राजीव गांधी ने 27 साल पहले भारत में कंप्यूटर क्रांति की बात की थी तो लोगों ने कहा था टिन का ये डिब्बा देश को बेरोजगारों का कारखाना बना देगा, लेकिन वो सच बोल रहे हैं। ये बात उन लोगों को उनके निधन के बाद समझ में आई। जनता से जुड़ने की असाधारण क्षमता के मालिक राजीव पहले प्रधानमंत्री थे जिन पर किसी घोटाले में शामिल होने के सीधे आरोप लगे। वो फोर्स तोप में दलाली के आरोप लगाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी के राजनीतिक पतन की प्रस्तावना लिख दी थी। ईएमएस के नाम से विख्यात गणतंत्र भारत का पहला मुख्यमंत्री जिसने कांग्रेस को धूल चटाकर सरकार बनाई। 1934 में कांग्रेस के भीतर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, लेकिन जल्दी ही कांग्रेस से मोह भंग। कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में ईएमएस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 1957 में पहली बार चुनाव हुए तो केरल की राजनीति में लाल झंडे का दबदबा कायम हो चुका था। सत्ता और संविधान के विकेंद्रीकरण की जिद्दी हिमायत ने उन्हें हीरो बना दिया था। 1962 में पार्टी लाइन से अलग जाकर चीन से सीमा विवाद सुलझाने का समर्थन किया। उनके जनपक्षधरता पर सवाल खड़े करने की हिम्मत कभी विरोधियों ने भी नहीं दिखाई। धातुओं के धंधे से राजनीति की धार चमकाने का चतुर खिलाड़ी। 1989 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से 10 सीटों पर तालमेल का प्रस्ताव राजीव गांधी ने बेरहमी से ठुकरा दिया था। तब खुद कांशीराम को भी अंदाजा नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों की भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका लिखने वाले हैं। हम इलेक्शन चाहेंगे जी, इलेक्शन चाहेंगे। क्या कांशीराम जी आप इलेक्शन चाहेंगे? 12 साल के भीतर मायावती को आजाद भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने इतिहास बदल दिया था। इस कामयाबी ने देश के दूसरे राजनीतिक दलों को भी दलितों को सम्मानजनक भागीदारी देने के लिए मजबूर किया। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा उर्फ सैम पित्रोदा। 1984 में जब राजीव गांधी ने सैम पित्रोदा को भारत आने का न्योता दिया तब वो अमेरिका में कंप्यूटर की एक कामयाब कंपनी चला रहे थे। उन्हें भारत सरकार के साथ काम करने के लिए अमेरिकी नागरिकता छोड़नी पड़ी। राजीव ने पित्रोदा को भारत के घर घर में टेलीफोन पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। तब मोबाइल का जमाना नहीं था। 5 साल के भीतर पित्रोदा ने भारत में टेलीफोन को विलासिता से जरूरत के सामान में बदल दिया। मोबाइल का जमाना आने से पहले आम लोगों के लिए हर गली मोहल्ले चौराहे पर पीसीओ यानी पब्लिक फोन का इंतजाम पित्रोदा की ही सोच का कमाल था।
दूध के कारोबार का चेहरा बदल देने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियर, विशाल पूंजी वाले अंतर्राष्ट्रीय निगमों के सामने किसानों की अठन्नी चवन्नी जोड़कर सहकारिता की सफलता का ऐसा पैमाना गढ़ दिया कि अमूल एक आसमानी ब्रांड बन गया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनाकर वर्गीस कुरियन ने कारोबारी दुनिया में अमूल की नींव रखी थी। इसी सफलता ने उन्हें श्वेत क्रांति का शिल्पकार बनाया। वर्गीस ने अमूल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी उसके सामने खड़े होने से कतराते हैं। एक फ्रांसीसी कारोबारी जिसने भारतीय उद्योग में कामयाबी का नया फसाना लिखा, जैसे आज आप एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, उसकी नींव 1932 में JRD टाटा ने रखी थी और इसका नाम हुआ करता था टाटा एयरलाइंस। भारतीय विमानन के पिता कहे जाने वाले JRD ने टाटा समूह को 14 कंपनियों से 95 कंपनियों का समूह बना दिया। 1979 में उन्होंने टाटा स्टील में ये नियम बनाकर औद्योगिक दुनिया में मिसाल कायम की कि कर्मचारी घर से काम के लिए निकलने से लेकर घर पहुंचने तक काम पर माना जाएगा। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे संस्थान बनाकर उन्होंने मुनाफाखोर औद्योगिक तंत्र का एक उदार और राष्ट्रवादी चेहरा पेश किया। एक ऐसा चेहरा जो टाटा के उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक ले गया। पहली संपूर्ण भारतीय कार इंडिका रतन टाटा ने ही दी थी और अब दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो। भयानक मंदी के दौर में भी मजदूरों के साथ खड़ा रहने वाला उद्योगपति। 2007 में ब्रिटेन की स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण भारतीय उद्योग के सबसे चौंकाने वाले फैसलों में से एक था। इस अधिग्रहण ने टाटा स्टील को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बना दिया। टेटली और जगुआर का अधिग्रहण करके रतन टाटा ने विश्व व्यापार में भारत को नई ऊंचाई दी। 300 रुपए की पगार से 30 अरब डॉलर का कारोबार। इसी हुनर का नाम था धीरज लाल हीरालाल अंबानी और धीरू भाई अंबानी। आज उनके रिलायंस समूह में 85,000 लोग काम करते हैं और भारत सरकार के कुल उत्पाद कर का 5% हिस्सा अकेले इसी समूह से आता है। भारत में IPO की शुरुआत धीरू भाई ने ही की थी। 1977 में धीरू भाई ने गुजरात के गांव-गांव में घूमकर रिलायंस के 58,000 से ज्यादा शेयर बेचे थे। आज धीरू भाई का रिलायंस समूह पेट्रोकेमिकल्स, दूर संचार, गैर बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जैसे दर्जनों क्षेत्र में काम कर रहा है। उनके 2 बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बटे इस साम्राज्य की साझी मिल्कियत नेपाल की GDP से दोगुनी है। मुरलीधर देवीदास आमटे उर्फ बाबा आमटे। साल 1920 की बात है। 6 साल की उम्र में एक दलित दोस्त की थाली में खाना खाते देखकर उस रईस ब्राह्मण परिवार में कोहराम मच गया था, लेकिन उस बच्चे ने किसी की नहीं सुनी। कानून की डिग्री ली, कामयाब वकालत की, आजादी की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन जिंदगी चुनी कुष्ठ रोगियों की सेवा की। महाराष्ट्र के वर्धा के हिंगन घाट गांव से वो पूरी दुनिया की खबर रखते थे। बाबा आमटे दलित, आदिवासियों और पिछड़ों की सेवा में जुटे तो समाज की सोच की सकरी गलियों को भी फैलना पड़ा। कुल 94 साल की जिंदगी मिली बाबा आमटे को, लेकिन उनके बनाए आश्रमों में आज भी उपेक्षितों के निस्वार्थ उद्धार की कथाएं लिखी जा रही हैं। दुनिया का लहू दौड़ रहा है। मैं भारत की नागरिक हूँ, मेरी आस्थाएं कैथोलिक हैं और मैं पूरी दुनिया की हूँ। 19 साल की उम्र में आधुनिक मैसिडोनिया के एग्नेस गोंगसा नाम की उस लड़की ने आखिरी बार अपनी माँ की आंखों में अपना अक्स देखा था। तब उसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में उसे पूरी दुनिया माँ कहेगी। लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनका मन दीन दुखियों की सेवा में ज्यादा लगता। 1948 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना। इसके बाद की कहानी अभावों की दुनिया में स्थापित विश्वास की एक अविश्वसनीय गाथा है। मरने के लिए छोड़ दिए गए लाचार और बेबस लोगों के लिए मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय बनाया। जहां मुसलमानों का कुरान की आयतों, हिंदुओं का गंगा जल और ईसाइयों का उनकी परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता। मैग्सेसे भारत रत्न और शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। अहिंसा और मानवाधिकारों का प्रगतिशील प्रवक्ता। आज जहां एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबे हो रहे हैं, विनोबा ने भारत के रईसों से लाखों एकड़ जमीन बिना किसी दबाव के हासिल की थी, जिससे गरीबों की रोजी रोटी का इंतजाम किया जा सके। इसके लिए 13 साल तक वो भारत के गांव-गांव में घूमकर जमींदारों से जमीन का 6ठा हिस्सा दान देने के लिए तैयार करते रहे।
1955 में शुरू हुए उनके भूदान आंदोलन पर आज की पीढ़ी को शायद ही यकीन हो। कुरान, बाइबल और गीता पर समान अधिकार के साथ किताबें लिखी, लेकिन इंदिरा गांधी के आपातकाल को अनुशासन पर्व कहते हुए समर्थन करने के लिए विनोबा को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। भारत में शायद ही कोई ऐसा आम आदमी हो जिसने कभी सुलभ शौचालय का इस्तेमाल न किया हो। शौच को सफाई और सम्मान के साथ जोड़ने वाला नायक 1970 में पटना यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में बीए की डिग्री लेकर लौटे 27 साल के उस कुलीन नौजवान ने जब सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की तो ब्राह्मण बिरादरी में बवाल मच गया था। वो बिंदेश्वर पाठक ही थे जिन्होंने इसे आंदोलन की शक्ल दी। गांव-गांव में घूम घूम कर वो पक्के और सस्ते शौचालय के लिए लोगों को जागरूक करते रहे। आज सुलभ के बगैर सार्वजनिक शौचालयों की कल्पना भी मुश्किल लगती है। टिहरी में बांध बनने से रोकने के लिए राजघाट पर 74 दिनों तक किए गए उनके आमरण अनशन पर यकीन करना मुश्किल लगता है। प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के शपथ पत्र पर ही उन्होंने अनशन तोड़ा था। टिहरी तो नहीं बची, लेकिन हजारों किलोमीटर में फैले पेड़ों को उन्होंने जरूर बचा लिया। उनके चिपको आंदोलन को दुनिया याद रखेगी। 1981 से 83 तक हिमालय की तराई में पेड़ों को बचाने के लिए 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। आखिरकार 1981 में इंदिरा गांधी को कानून बनाना पड़ा कि 15 साल तक हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में पेड़ बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर 1970 में एक इंजीनियर ने चमकता हुआ करियर छोड़ दिया था। उसका नाम था अनिल अग्रवाल। इसके बाद विज्ञान पत्रकारिता करते हुए उसने फैसला किया कि जिंदगी पर्यावरण बचाने संवारने में गुजारनी है। 1980 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना, 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने उनके योगदानों के लिए सम्मानित किया। सिपाही से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के सेनापति की यात्रा। जन लोकपाल आंदोलन से पहले भी अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरा देश जानता था। महाराष्ट्र के अहमदनगर के रालेगढ़ सिद्धि गांव को उन्होंने इस लड़ाई की प्रयोगशाला बनाया। रालेगढ़ सिद्धि में पूर्ण शराबबंदी है। सारे फैसले सर्वसम्मति से होते हैं और कोई भी थाना कोर्ट कचहरी में नहीं जाता। 1992 में रालेगढ़ सिद्धि को आदर्श गांव बताते हुए भारत सरकार ने अन्ना हजारे को पद्म भूषण से सम्मानित किया। अन्ना के पास न तो अपना कोई घर है, न जमीन और न ही कोई बैंक खाता। 1968 में 24 साल की एक लड़की आईएएस बनी थी तो पूरे गांव ने जश्न मनाया था, लेकिन सिर्फ 6 साल बाद उसने बाबुओं की जमात से अलग होने का फैसला सुनाया तो सब सदमे में थे। इसके बाद का पूरा समय समाज को बदलने में। जिस सूचना का अधिकार कानून से दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है, उसे आंदोलन की शक्ल अरुणा राय ने ही दी। फिलहाल मजदूर किसान शक्ति संगठन की मुखिया, समाज के बदलाव में बेमिसाल योगदान के लिए 2000 में मैग्सेसे पुरस्कार। बढ़ती आबादी के हिसाब से पैदावार नहीं बढ़ाई गई तो सबका पेट भरना मुश्किल होगा। इसी सोच के सारथी हैं एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के सूत्रधार। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने खेती में उन्नत बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए पूरे देश के किसानों को जागरूक किया। आलू, गेहूं और चावल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर स्वामीनाथन ने ही बनाया। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित 1999 में टाइम मैगजीन ने एशिया के 20 सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार किया। विक्रम साराभाई न होते तो हम अभी तक टीवी से टेलीफोन तक के लिए पश्चिमी दुनिया का मुहताक रहे होते। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के पिता, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना के लिए भारत सरकार को विक्रम साराभाई ने ही तैयार किया। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के जनक दोराबजी टाटा के साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना, होमी जहांगीर भाभा ने ही भारत के परमाणु कार्यक्रमों को आयातित यूरेनियम के बजाय देश में मिलने वाले थोरियम आधारित बनाने की तरफ मोड़ा। एटॉमिक रिसर्च सेंटर को उन्हीं की याद में भाभा के नाम पर किया गया। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री 1984 में भारत और सोवियत कॉस्मोनॉट के साझा अभियान के तहत 8 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सवाल के जवाब में विंग कमांडर राकेश शर्मा का जवाब तब बच्चे की जुबान पर था।
इंदिरा गांधी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। राकेश शर्मा का जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से अच्छा। तय वक्त पर काम, बजट का ध्यान और परियोजना के हर हिस्से पर काम, इसी का नाम है ई श्रीधरन। रेलवे इंजीनियरिंग की दुर्लभ शख्सियत। भारत का पहला मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो श्रीधरन की प्रतिभा का पहला बड़ा नमूना था। लेकिन मुंबई से मैंगलोर तक गीली मिट्टी और पहाड़ी रास्तों के बीच 760 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाकर ई श्रीधरन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 93 सुरंगों और 150 पुलों से गुजरने वाली कोंकण रेल परियोजना को विकसित देशों ने भी चमत्कार कहा था। दिल्ली मेट्रो परियोजना श्रीधरन का तीसरा ऐसा कमाल थी जिसने सबको हैरत में डाल दिया। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के लिए दुनिया का प्रवेश द्वार, रोजमर्रा की जिंदगी के पात्रों से बेमिसाल कहानी बुनने वाला शब्द शिल्पी। देवानंद की फिल्म गाइड आर.के. नारायण के ही उपन्यास पर आधारित है। इसकी सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए उन्हें 1965 का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। स्वामी एंड फ्रेंड्स की कहानियां जब टेलीविजन पर मालगुडी डेज में दिखाई गई तो लोग मानने को तैयार ही न थे कि मालगुडी कोई काल्पनिक जगह है। 30 से ज्यादा उपन्यास और कहानी संग्रह, कई बार साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। एक एक्टिविस्ट लेखिका, सत्ता की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़े होने वाली साहसी औरत। पश्चिमी बंगाल में वामपंथी सरकार की मजदूर विरोधी औद्योगिक नीतियों के खिलाफ खड़ी हुई तो लेखकों और कलाकारों की एक विशाल जमात कोलकाता की सड़कों पर उनके साथ निकल पड़ी। उनके उपन्यास 1084 की मां और रुदाली पर फिल्म बन चुकी है। सिंगूर में टाटा के खिलाफ खड़े हुए किसान आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई, 86 साल की उम्र में भी सक्रिय। अगर आप आधुनिक हिंदी साहित्य में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं और श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाम नहीं सुना तो कहीं कुछ गड़बड़ है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इस उपन्यास का अंग्रेजी में ठीक से अनुवाद हो पाता तो श्रीलाल शुक्ल को 40 साल पहले साहित्य का नोबेल मिल गया होता। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत और राग विराग जैसी बेमिसाल किताबों के लेखक साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और पद्म भूषण से सम्मानित। इसे कहते हैं पाताल से निकली आवाज। इसकी गहराई गायकों के सामने चुनौती बनी रही तो डॉक्टरों को चौंकाती रही। जगदर्शन का मेला। 1947 में टीबी की बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि सुर और शरीर दोनों ने साथ जोड़ दिया। इलाज करने वालों ने कहा था कि अगर कुमार गंधर्व बच भी गए तो कभी गा नहीं सकेंगे, लेकिन 1953 में उन्होंने गले को फिर से साधा और ऐसा साधा कि संगीत का संसार स्तब्ध था। सरोवर के जैसे पात गिरे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। 70 साल की बेमिसाल संगीतमय यात्रा। 1933 में एक ठुमरी सुनकर गाने में जिंदगी की तलाश के फैसले ने उन्हें धारवाड़ से बीजापुर पहुंचा दिया था। 20 साल की उम्र में 1942 में उनका पहला एल्बम रिलीज हो चुका था। शास्त्रीय संगीत और लोकप्रियता के सेतु, कई फिल्मों में भी गीत गाए। अनकही फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में भारत में। विठ्ठलु 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 विठ्ठलु। धुनों से बिस्मिल्लाह। शहनाई को दरबारी संगीत के दायरे से बाहर निकालकर स्थापित करने वाला ठेठ बनारसी। जब सिनेमा शास्त्रीय संगीत को खाए जा रहा था तब शहनाई को इस भारत रत्न स्वर्ण युग में पहुंचाया।
बनारस के मंदिरों और घाटों से निकली उनकी धुन आपको आनंद के एक अलग लोक में ले जाती है। सितार का फनकार 1933 में पहली बार तार के संगीत पर उंगलियां फिराई तो इस साज की आवाज में ही जिंदगी खपा दी। दुनिया भर में घूम घूम कर भारतीय शास्त्रीय संगीत का झंडा गाड़ा। उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1999 में भारत रत्न, 92 की उम्र में भी संगीत को समर्पित। देवदास फिल्म के इस नृत्य की रचना पद्म विभूषण बिरजू महाराज ने ही की थी। हर ताल पर कमाल। इस धारणा के खिलाफ खड़ा हुआ करिश्मा कि घुंघरू औरतों के पैरों में बंद कर ही झनकार पैदा करता है। 74 की उम्र में भी न विराम न विश्राम। बिरजू महाराज न होते तो कथक को ये मकाम कभी न मिलता। गजल गाया तो गजब की तरह, दादरा गाया तो दुनिया दीवानी। ठुमरी की ऐसी ठसक और कहां। आवाज के जादू का नाम है अख्तरी बाई फैजाबादी उर्फ बेगम अख्तर। कानों में जैसे कोई शहद घोलता चला जाता है। सन 14 में पैदाइश और 74 में निधन। इन 60 सालों के बीच संगीत की एक अतुलनीय यात्रा है। बेगम को नहीं सुना तो क्या सुना। ये असम के एक कंठ की आवाज है। राजनीति शास्त्र में एमए भूपेन हजारिका ने संगीत के शास्त्र को साधा तो भाषाई सरहदों की सीमाएं टूटती चली गई। रोदाली का ये गीत कौन भूल सकेगा। गायक, गीतकार, संगीतकार और फिल्मकार। 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2011 में 85 की उम्र में निधन से संगीत का एक कोना हमेशा के लिए खाली हो गया। गायकी की एक अविश्वसनीय शिखर का नाम है लता मंगेशकर। आजाद भारत की 4 पीढ़ियां उनकी गीत सुनती हुई बड़ी हुई है। जिसने लता मंगेशकर का पहला गीत सुना होगा उसकी उम्र इस समय 70 साल होगी। 36 भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गीत गाए। 2001 में भारत रत्न। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। गायकी की हर विधा में पारंगत। मन्ना डे की तरह शास्त्रीय गीत गाए, किशोर की तरह बिंदास गाने, तो मुकेश और केएल सहगल की तरह दर्द भरे नगमे गाए और तलब की तरह साधा गजल को। कदर भी न इतरा के चलिए हुजूर। बैजू बावरा में गाए उनके भजन के आसपास भी आज कोई नहीं ठहरता। मन तरपत हरिधर चैन को आज मन।
इस गीत से पहले भी भारतीय फिल्म संगीत अल्लाह रखा रहमान उर्फ ए आर रहमान का मुरीद हो चुका था, लेकिन दो ऑस्कर ने दुनिया को उन्हें सलाम करने पर मजबूर कर दिया। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिले पुरस्कारों में से कुछ गिनती भर है। लीक से हटकर संगीत रचना हो तो फिल्मकार सबसे पहले ए आर रहमान को याद करते हैं। मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता। मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दो। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इतना लोकप्रिय नायक आज तक नहीं हुआ। आपातकाल के दौर के बाद की जन भावनाओं को साकार किया तो भारतीय सिनेमा को एंग्री यंग मैन मिल चुका था। रोटी कपड़ा और मकान, जंजीर, नमक हराम, अभिमान और शोले समेत 180 से ज्यादा फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को महानायक बना दिया। 90 के दशक में उनका सितारा गर्दिश में चला गया, लेकिन साल 2000 में टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें फिर से घर घर में लोकप्रिय बना दिया। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अमिताभ बच्चन, एक बार फिर लेकर आया हूं तेज भी, तीखा भी और ताबड़तोड़ भी। कौन बनेगा करोड़पति? हिंदी सिनेमा की पहली संभ्रांत और बौद्धिक रूप से प्रखर समझी जाने वाली अभिनेत्री, आज की शब्दावली में कहें तो शायद हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार, अछूत कन्या जैसी साहसी फिल्म की नायिका, गांधी से लेकर नेहरू तक मुड़ी। साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब, वो मर जाएगी। दुखांत दृश्यों का विस्मयकारी अदायगी का सम्राट, ट्रेजेडी किंग के नाम से विख्यात अमिताभ बच्चन जैसे महान नायक उन्हें महानतम अभिनेता कहते हैं। लगातार कई फिल्मों में भावुक भूमिकाएं निभाते निभाते 1950 में भयानक अवसाद का शिकार हो गए थे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। 60 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय, 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1997 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज। गिनीज बुक के मुताबिक इतने पुरस्कार किसी भारतीय अभिनेता को कभी नहीं मिले। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। हिंदी सिनेमा का सदाबहार अभिनेता काका, एक ऐसा अभिनेता जिसकी पर्दे पर मौत फिल्म की कामयाबी की गारंटी मानी जाती थी। देश का पहला सुपरस्टार। जानती हो, अचानक तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरा सपना पूरा हो गया। 163 फिल्मों में अभिनय, इनमें से 35 गोल्डन जुबली और 22 सिल्वर जुबली हिट रही। किसी जमाने में प्रोड्यूसर कहते थे ऊपर आका और नीचे काका। उनकी लोकप्रियता को कांग्रेस ने 1992 के चुनाव में भुनाया, जब वो नई दिल्ली से चुनकर लोकसभा पहुंचे। मदर इंडिया की राधा के चरित्र को नरगिस ने मील का पत्थर बना दिया था। 1935 में 6 साल की फातिमा राशिद को देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक बन जाएगी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। 1940 से 68 तक 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय। 1967 में रात और दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार। 1981 में राज्यसभा के नामित सदस्य रहते हुए देहांत। खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई तो? मीर साहब जी, जरा वो तलवार लाइए। 20वीं सदी के सिनेमा के सबसे बड़े चितेरों में से एक, फिल्मों को पेंटिंग की तरह रचा। बंगाल में बैठकर उन्होंने सेलुलॉइड का समानांतर संसार गढ़ा।
उनकी पहली ही फिल्म पाथेर पंचाली को 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। शतरंज के खिलाड़ी, अपराजितो, अपुर संसार, जलसाघर और चारुलता जैसी बेमिसाल फिल्में सिर्फ सत्यजीत ही रच सकते थे। 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विश्व सिनेमा में योगदान के लिए 1992 में विशेष ऑस्कर और उसी साल भारत रत्न। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इस आवारगी पर कौन कुर्बान न हुआ होगा। हिंदी सिनेमा के लिए भारत से बाहर के दरवाजे खोले। आवारा में राज कपूर के अभिनय को टाइम पत्रिका ने 1951 में हमेशा के लिए अमर 10 सर्वश्रेष्ठ अदाकारी में शुमार किया था। न तो उनसे पहले कोई ऐसा शोमैन हुआ और न ही उनके बाद। दुनिया बनाने वाले राज कपूर न होते तो बरसात, श्री 420, चोरी चोरी, जागते रहो और संगम जैसी फिल्में कभी न बन पाती। लेकिन तीसरी कसम और मेरा नाम जोकर बनाकर उन्होंने सिनेमा को नए संस्कार दिए। सिनेमा की सफलता को कारोबार से सरोकार की तरफ मोड़ने वाला फिल्मकार। अंकुर, निशांत, मंथन और चरणदास चोर जैसी फिल्में श्याम बेनेगल की ही सोच का कमाल थी। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी समेत दर्जनों कलाकारों की प्रतिभा को श्याम बेनेगल ने ही तलाशा और तराशा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के 7 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आदिवासियों को अभिनय का फलसफा सिखाने वाला नाटककार। इंग्लैंड की रॉयल एकेडमी से अभिनय का प्रशिक्षण लेकर हिंदुस्तान लौटे थे तो पिता ने सोचा था बेटा मुंबई की माया नगरी में नाम कमाएगा। लेकिन हबीब अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में अपने अभिनय का विस्तार देखा। 72 कलाकारों के साथ जब उन्होंने चरणदास चोर और 52 कलाकारों के साथ आगरा बाजार का मंचन किया तो शेक्सपियर का देश भी स्तब्ध था। नया थिएटर के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि खलिहानों से भी नाटकों के बेमिसाल पात्र निकलते हैं। रेखाओं की चुभती हुई कलाकारी का ज़हीन जादूगर। भारत में राजनीतिक कार्टून का दूसरा नाम है आर के लक्ष्मण। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने वाली उनकी कार्टून श्रृंखला द कॉमन मैन और यू सेड इट अपने आप में व्यंग्य का महाग्रंथ है। 50 साल से ज्यादा समय तक छपा यू सेड इट दुनिया की सबसे लंबी कार्टून श्रृंखला है। अभाव के अर्थशास्त्र का असंदिग्ध विद्वान अमर्त्य सेन ने रईसी के शास्त्र में गरीबी के सूत्र ढूंढे थे। बंगाल के अकाल पर इस नजरिए से काम करके उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बाजार और व्यवहार के बीच उदार आर्थिक संबंधों के सिद्धांतकार। उन्होंने आर्थिक सिद्धांतों के जरिए बताया कि समाज को पिछड़ेपन के दलदल से बाहर निकालने में सरकारों की क्या भूमिका हो सकती है और कहां वो भूलें करती है। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कॉर्नेल, ऑक्सफोर्ड, मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया और बर्कले समेत दुनिया के 18 से ज्यादा महान विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का गौरव। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार। नजफगढ़ का नया नवाब, दारा सिंह के देश में कुश्ती की नई पीढ़ी का नायक। भारत के इतिहास में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाला अकेला खिलाड़ी। बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद अखाड़े तक अपनी दुनिया समेट ली। 4 साल की मेहनत ने लंदन में पदक का रंग बदला। तबीयत नासाज होने के बावजूद सुशील ने सिल्वर मेडल जीता। 2010 में सुशील विश्व चैंपियन भी रहे। कॉमनवेल्थ में भी सोना। 2006 में अर्जुन अवार्ड। And it's the Superman from India. छोटे कद का सबसे बड़ा क्रिकेटर। क्रिकेट को कौड़ियों से करोड़ों का खेल सचिन नहीं बनाया। 12 देशों में खेले जाने वाले खेल का वैश्विक चेहरा अब क्रिकेट का से नहीं स से शुरू होता है। क्रिकेट के रिकॉर्ड अब सचिन रमेश तेंदुलकर से पनाह मांगते हैं। शतकों का शतक, वनडे और टेस्ट में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा मुकाबले। आप सिर्फ सोचिए, सचिन ने उसे अपने नाम किया।
23 साल में 3 पीढ़ियां सचिन की चमत्कारी यात्रा की गवाह हैं। भारतीय क्रिकेट को विश्व क्रिकेट के नक्शे पर गौरवशाली पहचान दिलाने वाला चेहरा, सही मायनों में भारत का इकलौता ऑलराउंडर, 23 साल की उम्र में सुपरस्टार से भरी टीम का कप्तान बनाया गया तो 1983 का विश्व कप का तोहफा झोली में डाल दिया था। क्रिकेट की सबसे सम्मानित पत्रिका विजडन ने साल 2000 में सचिन और गावस्कर को पीछे छोड़कर कपिल को सदी का महानतम क्रिकेटर यूं ही नहीं बताया था। जिद्दी, दबंग और बेबाक, बिना हेलमेट के तूफानी गेंदबाजों का सामना करने वाला ठिगना बल्लेबाज कपिल ने भारतीय क्रिकेट को पहचान दिलाई थी, लेकिन उसकी धाक गावस्कर ने डॉन ब्रैडमैन के 29 शतक का रिकॉर्ड 35 साल बाद तोड़कर कायम किया। टेस्ट क्रिकेट में गावस्कर के 34 शतकों का रिकॉर्ड सचिन ने 20 साल बाद तोड़ा। तब गावस्कर का विकेट सबसे कीमती विकेट हुआ करता था। निर्विवाद रूप से दुनिया के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज। Down the ground, has that gone the distance? A huge win here by 6 wickets. क्रिकेट की दुनिया के सबसे कामयाब जुआरी, कप्तान के तौर पर करामाती, बल्लेबाज के तौर पर चमत्कारी और व्यक्तित्व रॉक स्टार का भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनाया। T20 की पहली वर्ल्ड चैंपियन टीम का कप्तान, क्रिकेट की तीनों विधाओं टेस्ट, वनडे और T20 में भारत को शिखर पर पहुंचाया। हेलीकॉप्टर शॉट के जनक, छोटे से शहर के खिलाड़ियों में बड़े सपनों के बीज धोनी ने ही बोए। चौसठ खानों के खेल का खुदा, शतरंज में रूस के एकाधिकार को चुनौती देने और चित करने वाला पहला खिलाड़ी, इस खेल में भारत को दुनिया के नक्शे पर ले आए विश्वनाथन आनंद। देखने में शांत, स्थिर और गंभीर, लेकिन दिमाग में विरोधियों को पस्त करने के लिए एक साथ 90 से ज्यादा चालें, अपने विरोधियों के भी आदर्श। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बंदूक की गोली से सोने पर निशाना साधने वाला अचूक निशानेबाज, संतुलन और संयम के खेल का सशक्त खिलाड़ी, ओलंपिक इतिहास में भारत का इकलौता गोल्ड जीता, पद्मश्री और खेल रत्न से सम्मानित। ममता और मुक्केबाजी का अनूठा मेल, मणिपुर की बॉक्सर, किसान की बेटी और 2 जुड़वा बेटों की मां, 5 बार की विश्व चैंपियन और भारत को महिला बॉक्सिंग में पहला मेडल दिलाने वाली महिला, अपने खेल के स्वभाव के विपरीत बेहद शांत लेकिन रिंग में बेहद आक्रामक, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित। पश्चिमी प्रभुत्व के खेल टेनिस में उन्हीं को चुनौती देता भारतीय सितारा, छोटे कद का कद्दावर खिलाड़ी, 1996 के अटलांटा ओलंपिक में 44 साल बाद भारत को व्यक्तिगत मेडल दिलाया। 39 साल की उम्र और उम्र से कहीं ज्यादा खिताब, भारत की ओर से सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते। ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, वेटलिफ्टिंग में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा पदक, करियर में 11 गोल्ड, 3 सिल्वर मेडल और 1 कांस्य, लगातार 9 सालों तक राष्ट्रीय चैंपियन, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित। आंकड़ों की सरकारी बाजीगरी का असली चेहरा पेश करने वाला एक शर्मीला पत्रकार, ग्रामीण पत्रकारिता का शहरी पाठक वर्ग इतना विशाल है, इसे साईनाथ ने साबित कर दिखाया। गांवों को समझने के लिए उन्होंने 2 साल में भारत के 5 सबसे गरीब राज्यों में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। इसमें से 5000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल की। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या को लक्मे इंडिया फैशन वीक से जोड़कर देखने का नजरिया सिर्फ साईनाथ के पास है।
encouraged